आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक बेहद दिलचस्प और फंडामेंटल चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, ये वाकई बहुत फाउंडेशनल चैप्टर है। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है भाई कैसे गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं, है ना? बिल्कुल और क्यों भाई बहन एक जैसे दिखते हुए भी थोड़े अलग होते हैं? बिल्कुल। ये सवाल कि हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है या आम के बीज से आम ही क्यों उगता है, ये जेनेटिक्स की बिल्कुल कोर बातें हैं। और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इन सिद्धांतों को ठीक से समझते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ग्रेगर मेंडल से, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। हाँ, मेंडल। उन्होंने 19th सेंचुरी में करीब 7 साल मतलब 1856 से 1863 तक मटर के पौधों पर या गार्डन पीस पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। 7 साल काफी लंबा समय है। जी हाँ। और उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने पहली बार बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया। ये उस समय के लिए बहुत नई बात थी। अच्छा, मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन। हाँ, और उनके एक्सपेरिमेंट्स का सैंपल साइज भी काफी बड़ा था, जिससे उनके रिजल्ट्स ज्यादा रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद बने। अच्छा, पर एक सवाल मन में आता है, इतने सारे पौधे हैं, उन्होंने मटर ही क्यों चुना? कोई खास वजह? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मटर का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया गया था। बड़ा क्लेवर चॉइस था। कैसे? देखिए, मटर में कई सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी बिल्कुल विपरीत लक्षण एकदम साफ साफ दिखते थे। जैसे पौधे की हाइट, या तो पौधा लंबा, टॉल, या बौना, डॉफ, बीज का कुछ नहीं। हाँ, ये तो है। या फिर बीज का कलर ले लीजिए, या तो येलो या ग्रीन। बीज का शेप या तो राउंड या फिर रिंकल्ड, मतलब झुर्रीदार। एकदम डिस्टिंक्ट कैटेगरीज थी। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन की गुंजाइश कम थी। बिल्कुल। और मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स चुनी। ट्रू ब्रीडिंग मतलब ऐसी किस्में जो सेल्फ पॉलिनेशन करने पर पीढ़ी दर पीढ़ी वही ट्रेट दिखाती थी, स्टेबल थी। और उन्होंने 7 जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चुने, जैसे तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फली का आकार, बीज का रंग वगैरह। ये सब टेबल 4.1 में दिए भी हुए हैं। चलिए उनके एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे शायद मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस वो स्टडी करते हैं। जैसे उन्होंने एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल पौधे और एक ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पौधे के बीच क्रॉस कराया। ठीक है, तो क्या हुआ? तो जब उन्होंने इन्हें क्रॉस पॉलिनेट कराया, मान लीजिए टॉल वाले का जीनोटाइप टीटी था और डॉर्फ वाले का टीटी, तो जो पहली पीढ़ी आई जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, हाँ, फीलियल वन। जी फीलियल वन, उसमें सभी के सभी पौधे सिर्फ टॉल थे। क्या बात कर रहे हैं, समझ में सारे आता है? टॉल, एक भी ड्वार्फ नहीं? एक भी नहीं। ये देखकर वो भी चौंक गए होंगे। वो डॉर्फ वाला ट्रेट जैसे गायब ही हो गया था F1 में। कमाल है। तो फिर वो गया कहाँ? ड्वार्फनेस खत्म हो गई? नहीं, यही तो मजेदार बात है। वो ट्रेट गायब नहीं हुआ था, वो बस छिपा हुआ था। अच्छा, कैसे पता चला? जब मेंडल ने इन F1 टॉल पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब उन्हीं का परागण उन्हीं से कराया, तो जो दूसरी पीढ़ी आई F2 जनरेशन, उसमें उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या मिला F2 में? F2 में उन्हें टॉल पौधों के साथ साथ वो ड्वार्फ पौधे ही वापस मिल गए। अरे वाह! और उनका एक फिक्स्ड रेशियो था। लगभग 3/4 पौधे टॉल थे और 1/4 पौधे ड्वार्फ थे, यानी करीब करीब 3.1 का अनुपात। 3.1। और कोई बीच की हाइट वाला, मीडियम? नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो टॉल या ड्वार्फ। कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हुई ट्रेट्स की। तो इससे मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला? ये फैक्टर्स वाली बात। हाँ, मेंडल ने कहा कि कोई चीज है, कोई फैक्टर्स हैं जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गैमीट्स के थ्रू बिना बदले पास होते हैं। यही जीन्स इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट्स हैं। अच्छा। और हर जीन के एक ही कैरेक्टर के लिए अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे हाइट के लिए एक फॉर्म टॉलनेस देता है, दूसरा डॉर्फनेस। इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को अलील्स कहते हैं। अलील्स, ठीक है। तो हाइट के लिए T और T अलील्स हुए? बिल्कुल। टी टॉलनेस के लिए, टी डॉर्फनेस के लिए। ये एक दूसरे के अलील्स हैं। और ये जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या है? देखिए, किसी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब उसके अंदर कौन से अलील्स हैं, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। अच्छा। जैसे टीटी, टीटी या टीटी। और जो ट्रेट हमें बाहर से दिखता है, जैसे पौधे का लंबा होना या बौना होना,
वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। समझ गई, जीनोटाइप अंदर की बात, फिनोटाइप बाहर। एग्जैक्टली। और जब दोनों अलील एक जैसे हों, जैसे टीटी या टीटी, तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। और जब दोनों अलील अलग-अलग हों, जैसे टीटी, तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। ओके, पर F1 पौधे तो टीटी थे ना, है ना? फिर वो टॉल क्यों थे, ड्वार्फ क्यों नहीं दिखे? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर आता है मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जैसे टीटी, तो उसमें दो अलग-अलग अलील्स होते हैं। इनमें से एक अलील, डोमिनेंट अलील, दूसरे अलील, रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को दबा देता है या मास्क कर देता है। अच्छा। यहाँ हाइट वाले केस में टी अलील टॉलनेस, टी अलील ड्वार्फनेस पर डोमिनेंट है। इसीलिए टीटी जीनोटाइप वाला पौधा भी टॉल फिनोटाइप दिखाता है। रिसेसिव ट्रेट टी सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन टीटी में ही एक्सप्रेस हो पाता है। समझ गई। डोमिनेंट वाला अपना असर दिखाता है, रिसेसिव वाला छुप जाता है हेट्रोजाइगोट में। बिल्कुल। ठीक है। और फिर F2 में वो रिसेसिव ट्रेट ड्वार्फनेस वापस कैसे आ गया? वो तो F1 में दब गया था ना? हाँ, ये समझाता है मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी विसंयोजन का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम कहता है कि एलील्स की आपस में कोई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। जब गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के दौरान, तो एलील पेयर के दोनों सदस्य एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। अच्छा, बट जाते हैं। हाँ, बढ़ जाते हैं, और हर गैमेट को पेयर में से सिर्फ एक ही एलील मिलता है। जैसे F1 प्लांट जो टीटी था, वो जब गैमेट्स बनाएगा तो आधे गैमेट्स में टी एलील जाएगा और बाकी आधे में टी एलील जाएगा, 50-50 चांस। और जब F2 जनरेशन में ये गैमेट्स रैंडमली कंबाइन होते हैं फर्टिलाइजेशन के समय, तो ऐसा कॉम्बिनेशन टी वाला स्पर्म टी वाला एग बनने का चांस रहता है, जिससे टीटी जीनोटाइप बन जाए, और टीटी बनते ही ड्वार्फ फिनोटाइप एक्सप्रेस हो जाता है। अच्छा, तो सेग्रीगेशन की वजह से रिसेसिव अलील अलग होके फिर से साथ आ सकता है F2 में। एग्जैक्टली। कोई ब्लेंडिंग नहीं, बस सेग्रीगेशन और रैंडम कॉम्बिनेशन। इन सब कॉम्बिनेशंस और उनकी प्रोबेबिलिटी को विजुअलाइज करने का कोई आसान तरीका है? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ, बिल्कुल है। एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, रेजिनाल्ड सी पनेट। उन्होंने एक बड़ा आसान ग्राफिकल तरीका निकाला, जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। पनेट स्क्वायर को बॉक्सेस वाला डायग्राम? हाँ, वही। ये एक चेकरबोर्ड जैसा होता है। इसमें हम एक तरफ एक पेरेंट के पॉसिबल गैमीट्स लिखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के, फिर बॉक्सेस में उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल जीनोटाइप्स निकाल लेते हैं। अच्छा। इससे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में हमें साफ साफ दिखता है कि जीनोटिपिक रेशियो 1TT, 2TT, 1TT होता है, और फिनोटिपिक रेशियो 3 टॉल 1 ड्वार्फ होता है। प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो जाता है। ये तो बहुत यूजफुल टूल है। हाँ, जेनेटिक क्रॉसेस को समझने के लिए बहुत काम आता है। एक और सवाल, मान लीजिए F2 में मेरे पास एक टॉल पौधा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका जीनोटाइप टीटी है या टीटी, क्योंकि फिनोटाइप तो दोनों का टॉल है? बहुत बढ़िया सवाल। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। इसके लिए मेंडल ने एक और टेक्निक निकाली, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस? हाँ, परीक्षार्थ संकरण। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप हमें पता करना है, जैसे आपका टॉल पौधा, उसे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, मतलब ड्वार्फ पौधे, टीटी। अच्छा, रिसेसिव वाले से क्रॉस कराना है। क्यों? क्योंकि रिसेसिव पेरेंट टीटी तो सिर्फ एक ही तरह का गैमेट टी बनाएगा, तो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप पूरी तरह से अननोन टॉल पेरेंट के गैमेट्स पे डिपेंड करेगा। कैसे? देखिए, अगर आपका टॉल पौधा होमोजाइगस डोमिनेंट टीटी था, तो वो सिर्फ टी गैमेट्स बनाएगा। जब ये टी गैमेट्स रिसेसिव पेरेंट टी से मिलेगा, तो सारे ऑफस्प्रिंग टीटी बनेंगे, यानी सारे टॉल। ओके। लेकिन अगर आपका टॉल पौधा हेट्रोजाइगस टीटी था, तो वो दो तरह के गैमीट्स बनाएगा, आधे टी वाले, आधे टी वाले। जब ये रिसेसिव पेरेंट के टी गैमीट से मिलेंगे, तो आधे ऑफस्प्रिंग टीटी टॉल बनेंगे और आधे टीटी ड्वार्फ बनेंगे। मतलब 1:1 का रेशो मिलेगा टॉल और ड्वार्फ का। अरे वाह, तो ऑफस्प्रिंग के रेशियो से पेरेंट का जीनोटाइप पता चल जाएगा। अगर सारे टॉल तो टीटी, अगर आधे टॉल आधे ड्वार्फ तो टीटी। बिल्कुल सही। यही टेस्ट क्रॉस का प्रिंसिपल है।
क्या मेंडेल के ये नियम जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा हर ट्रेट पर लागू होते हैं या इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस, कुछ डिविएशंस हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेंडल के काम के बाद जब और रिसर्च हुई तो कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले जो सिंपल डोमिनेंस से अलग थे। इन्हें डिविएशंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे? एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता। इसमें क्या होता है कि F1 हाइब्रिड का फिनोटाइप दोनों पेरेंट्स के फिनोटाइप के बीच का इंटरमीडिएट होता है। बीच का मतलब ब्लेंडिंग जैसा? हाँ, देखने में ब्लेंडिंग जैसा लगता है पर अलील्स सेग्रीगेट होते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसे डॉग फ्लावर या एंटीरिनम भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें अगर आप रेड फ्लावर वाले पौधे RR को व्हाइट फ्लावर वाले पौधे RR से क्रॉस करें तो F1 जनरेशन RR में सारे फूल पिंक आते हैं, ना रेड ना व्हाइट बल्कि पिंक। अच्छा, पिंक, ये तो इंटरेस्टिंग है। और जब इन पिंक RR फूलों का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो F2 जनरेशन में आपको 1 रेड RR, 2 पिंक RR, 1 व्हाइट RR का रेशियो मिलता है। अरे, यहाँ तो फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 हो गया, 3:1 नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ R अलील पर पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। RR जीनोटाइप एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप पिंक दे रहा है। तो यहाँ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो F2 में सेम 1:1 हो जाता है। तो डोमिनेंस हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होती। बनाए या कोई एंजाइम ही ना बनाए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में शायद R अलील इतना एंजाइम नहीं बना पाता कि पूरा रेड कलर आ जाए। ओके, और कोई डिविएशन? हाँ, एक और है कोडोमिनेंस, यानी सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस, साथ में डोमिनेंस। हाँ, इसमें F1 हाइब्रिड में दोनों पेरेंट्स के एलील्स अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं। दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, कोई दबता नहीं, कोई ब्लेंड नहीं होता। इसका कोई एग्जाम्पल? बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप्स, हमारा ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप्स, हाँ सुना है। इसे एक जीन कंट्रोल करता है, जीन I। इस जीन के पॉपुलेशन में 3 अलील्स मिलते हैं, IA, IB और I। 3 अलील्स? हाँ, IA अलील एक तरह की शुगर बनाता है RBC सरफेस पर, IB अलील दूसरी तरह की शुगर बनाता है और I अलील कोई शुगर नहीं बनाता। ठीक है। IA है तो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर IBI है तो ब्लड ग्रुप B होगा और अगर II है तो ब्लड ग्रुप O होगा। यहाँ तक तो सिंपल डोमिनेंस जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन मजा तब आता है जब IA और IB एलील्स एक साथ आ जाएं। मतलब जीनोटाइप हो IA-IB। तब क्या होता है? तब IA एलील भी अपनी शुगर बनाता है और IB एलील भी अपनी शुगर बनाता है। दोनों एक्सप्रेस होते हैं और ब्लड ग्रुप होता है AB। ये है कोडोमिनेंस, दोनों ने अपना असर दिखाया। अच्छा, तो AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का रिजल्ट है? बिल्कुल। IA और IB आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर बट डोमिनेंट ओवर I। आपने कहा ABO ब्लड ग्रुप्स के लिए 3 एलील्स हैं, IA, IB और I। क्या ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है? एकदम सही पकड़ा। जब किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा एलील्स मौजूद हों तो उसे मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसका बढ़िया उदाहरण है। लेकिन एक इंडिविजुअल में तो 2 ही होंगे। हाँ, किसी एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में तो मैक्सिमम 2 ही अलील्स हो सकते हैं, एक माँ से एक पिता से। मल्टीपल अलील्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन लेवल पर लागू होता है। गॉट इट। अब एक और बात, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स को अफेक्ट करे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस फिनोमेनन को प्लेयोट्रोपी कहते हैं। प्लियोट्रोपी? हाँ, जब एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स दिखाए, मतलब एक जीन के गड़बड़ होने से कई सारे लक्षण बिगड़ जाएं। इसका कोई उदाहरण? ह्यूमंस में एक बीमारी है पेनिल कीटोनूरिया यानी PKU। ये एक सिंगल जीन में म्यूटेशन से होती है। ये जीन एक एंजाइम फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता है। जब ये एंजाइम नहीं बनता तो फेनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होता है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होता है, लेकिन साथ ही हेयर और स्किन का पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। तो देखिए, एक जीन म्यूटेशन ने कम से कम 3 इफेक्ट्स दिखाए। अच्छा, मेंटल रिटार्डेशन, स्किन कलर, हेयर कलर, सब एक ही जीन से जुड़ा है? हाँ, मटर में भी एक उदाहरण है। स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाला जीन BB न सिर्फ स्टार्च ग्रेन के साइज को अफेक्ट करता है, बल्कि बीज के शेप, राउंड रिंकल्ड को भी अफेक्ट करता है। ये भी प्लियोट्रोपी है। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस हैं जीन्स के बीच। इंडीड,
बायोलॉजी में चीजें अक्सर सिंपल मेंडेलियन रेशो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। मेंडल ने सिर्फ एक ट्रेट की इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही स्टडी की थी या दो ट्रेट्स को एक साथ भी देखा था? नहीं, उन्होंने 2 ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को एक साथ भी स्टडी किया था। इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर्स एक साथ? हाँ, जैसे उन्होंने ऐसे मटर के पौधों को क्रॉस किया जो 2 कैरेक्टर्स में डिफरेंट थे। मान लीजिए एक पौधा जिसके बीज राउंड शेप के और येलो कलर के थे, जीनोटाइप RYY, और दूसरा पौधा जिसके बीज रिंकल शेप के और ग्रीन कलर के थे, जीनोटाइप RRYY। अच्छा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो F1 में क्या मिला? F1 जनरेशन में जब RRYY को RRYY से क्रॉस किया तो सारे के सारे पौधे राउंड और येलो बीज वाले RRYY मिले। सारे राउंड येलो। हाँ, इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि राउंड शेप R व्रिंकल शेप R पर डोमिनेंट है और येलो कलर Y ग्रीन कलर G पर डोमिनेंट है। F1 में दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स दिखे। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा ही है। बिल्कुल। फिर उन्होंने इन F1 पौधों को RRYY को सेल्फ पॉलिनेट किया, मतलब RRYY x RRYY कराया और F2 जनरेशन को देखा। F2 में क्या हुआ? क्या 3.1 रेशो मिला? नहीं, F2 में उन्हें 4 तरह के कॉम्बिनेशंस मिले फिनोटाइप्स के। 4? हाँ, कौन कौन से? उन्हें मिले राउंड येलो बीज वाले पौधे, व्रिंकल्ड येलो बीज वाले पौधे, राउंड ग्रीन बीज वाले पौधे और व्रिंकल्ड ग्रीन बीज वाले पौधे। अच्छा, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस राउंड येलो व्रिंकल्ड ग्रीन के अलावा नए कॉम्बिनेशंस व्रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन भी बने। एग्जैक्टली। और जब उन्होंने इनकी गिनती की तो इनका अनुपात लगभग 9:3:3:1 निकला। 9 राउंड येलो, 3 रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 1 रिंकल्ड ग्रीन। 9:3:3:1। ये रेशियो कहाँ से आया? ये रेशियो मेंडल के तीसरे नियम को दर्शाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपयूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स जैसे सीड शेप और सीड कलर एक साथ इनहेरिट हो रहे होते हैं तो एक पेयर ऑफ ट्रेट का सेग्रीगेशन अलगाव दूसरे पेयर ऑफ ट्रेट के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक ट्रेट कैसे इनहेरिट हो रहा है इसका दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, सीड शेप का ट्रेट राउंड व्रिंकल्ड अपने आप में 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हो रहा है F2 में, 3 राउंड 1 रिंकल्ड, और सीड कलर का ट्रेट येलो ग्रीन भी अपने आप में 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हो रहा है, 3 येलो 1 ग्रीन। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि ये दोनों सेग्रीगेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो F2 में जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो इन दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट मतलब 3 राउंड 1 व्रिंकल्ड को गुणा करें 3 येलो 1 ग्रीन से तो क्या मिलेगा? 3 3s are राउंड येलो, 3 1s are राउंड ग्रीन, 1 3s are व्रिंकल्ड येलो, 1 1s are व्रिंकल्ड ग्रीन, यानी 9 3 3 1। अरे वाह, मैथ्स की तरह। बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि F1 प्लांट RRYY जब गैमीट्स बनाता है तो RR का सेग्रीगेशन Y के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए 4 तरह के गैमीट्स RY 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 बराबर प्रोपोर्शन 25% ईच में बनते हैं। अच्छा, और जब ये गैमीट्स रैंडमली कंबाइन होते हैं F2 में तो पुनेट स्क्वायर जो अब 4/4 = 16 बॉक्सेस का बनेगा हमें 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशो और एक कॉम्प्लेक्स जीनोटिपिक रेशो देता है। तो मेंडल के 3 नियम हो गए, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, और इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है DSI, D फॉर डोमिनेंस, S फॉर सेग्रीगेशन, I फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। DSI, ये बढ़िया है, नीट के लिए याद रहेगा। सुना है कि मेंडल ने इतना ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया पर उनके जीते जी उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। ऐसा क्यों? हाँ, ये दुख की बात है। करीब 35 साल तक उनका काम अनदेखा रहा। इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? एक तो उस जमाने में कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, उनके पेपर्स ज्यादा सर्कुलेट नहीं हुए। दूसरा, उनका फैक्टर्स, जीन्स का कॉन्सेप्ट, जो डिस्क्रीट यूनिट्स की तरह थे और ब्लेंड नहीं होते थे, वो तत्कालीन वैज्ञानिकों के गले नहीं उतरा। वो मानते थे कि इनहेरिटेंस ब्लेंडिंग से होती है, क्योंकि नेचर में वेरिएशन कंटिन्यूअस दिखता है। हाँ, हाइट वगैरह में तो वेरिएशन कंटिन्यूअस ही लगता है। तीसरा, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल एकदम नया था और कई बायोलॉजिस्ट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे।
और चौथा, मेंडल अपने फैक्टर्स का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे कि ये हैं कहाँ सेल में। ओह, तो काफी मुश्किलें थी। हाँ, फिर 1900 में 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक फॉन चर्मक, इंडिपेंडेंटली काम करते हुए मेंडल के रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया। तब दुनिया का ध्यान उनके काम पर गया। अच्छा, 1900 में, और इसी समय के आसपास क्रोमोसोम्स के बारे में भी पता चल रहा था, है ना? एग्जैक्टली ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस था। 1900 तक माइक्रोस्कोपी काफी एडवांस्ड हो चुकी थी। साइंटिस्ट्स सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में देख पा रहे थे। उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर्स देखी, जो डिवीजन के समय डबल होती थी और फिर बंट जाती थी। इन्हें क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र कहा गया। 1902 तक मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम मूवमेंट को काफी हद तक समझ लिया गया था। तभी 2 वैज्ञानिकों, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, ने एक बहुत जरूरी बात नोट की। क्या? उन्होंने देखा कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है, वो मेंडल के फैक्टर्स या जीन्स के बिहेवियर के एकदम पैरेलल, एकदम समानांतर है। पैरेलल? कैसे? देखिए, मेंडल ने कहा फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं। सटन और बोवेरी में देखा कि क्रोमोसोम्स भी होमोलोगस पेयर्स में होते हैं। मेंडल ने कहा गीमीट फॉर्मेशन में फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम्स भी मियोसिस आई में सेग्रीगेट होते हैं। मेंडल ने कहा डिफरेंट फैक्टर पेयर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। टेबल 4.3, फिगर 4.8, 4.9 देखें। अरे वाह, ये तो एकदम मैचिंग है। हाँ, तो सटन और बोवेरी ने तर्क दिया कि क्रोमोसोम्स का पेयर बनना और अलग होना ही शायद उनके ऊपर मौजूद फैक्टर्स यानी जीन्स के सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट का कारण है। सटन ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के ज्ञान को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ मिला दिया और इसे कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। प्रिसाइजली उन्होंने कहा कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और क्रोमोसोम ही वो वेहिकल है जो जीन्स को 8 जनरेशन से दूसरी तक ले जाता है। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, लेकिन क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था? हाँ, इस थियरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का श्रेय जाता है थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों को। टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने किस पर काम किया? उन्होंने काम किया छोटी सी फल मक्खी पर, फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानोग्रास्टा, फिगर 4.10। ड्रोसोफिला, वो जो फलों पर भिनभिनाती है, उसे क्यों चुना? ड्रोसोफिला जेनेटिक्स रिसर्च के लिए वरदान साबित हुई। कई कारण थे। इसे लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर आसानी से पाला जा सकता है। इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, सिर्फ 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? वाओ! हाँ, तो रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। एक सिंगल मेटिंग से बहुत सारी संतानें मिलती हैं। मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं जो लो पावर माइक्रोस्कोप से भी दिख जाते हैं। अच्छा, तो रिसर्च के लिए बहुत कन्वीनियंट थी। बिल्कुल। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में सेक्स-लिंक्ड जीन्स की इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए कई डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए। जैसे उन्होंने एक क्रॉस किया येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के बीच। ये एक्स-लिंक्ड ट्रेट्स थे। तो उन्हें क्या मिला? क्या 9331 रेशियो मिला F2 में? नहीं, यही तो ट्विस्ट था। उन्होंने देखा कि F2 रेशियो 9331 से बहुत ज्यादा डिविएट कर रहा था। डिविएट मतलब ये कि जो 2 जीन्स वो स्टडी कर रहे थे, बॉडी कलर येलो ब्राउन और आई कलर व्हाइट रेड वाले, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे थे, जैसा मेंडल के मटर वाले केस में हुआ था। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे थे, तो फिर क्या हो रहा था? उन्होंने देखा कि F2 में पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, जैसे येलो बॉडी व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी रेड आई, नॉन पेरेंटल टाइप, जैसे येलो बॉडी रेड आई और ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, से कहीं ज्यादा थे। अच्छा, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा बन रहे थे? हाँ, मॉर्गन ने समझा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी कलर और आई कलर वाले जीन्स एक ही क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर स्थित हैं, और जब 2 जीन्स फिजिकली एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं तो वो मियोसिस के दौरान अलग होने के बजाय साथ रहने की टेंडेंसी रखते हैं। साथ रहने की टेंडेंसी? हाँ, इसी फिजिकल एसोसिएशन को उन्होंने कहा लिंकेज, सहलग्नता। मतलब ये जीन्स लिंक्ड हैं। लिंकेज, ठीक है, लेकिन फिर वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कैसे बने? थोड़े ही सही, पर बने तो थे। बहुत अच्छा पॉइंट। ये नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस बन रहे थे मियोसिस के दौरान होने वाली क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। मॉर्गन ने इन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, तो लिंकेज जीन्स को साथ रखता है और रिकॉम्बिनेशन उन्हें अलग करके नए कॉम्बिनेशंस बनाता है। एग्जैक्टली।
और मॉर्गन ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखी। उन्होंने पाया कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद कुछ जीन्स बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जैसे येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले जीन्स के बीच सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन था, जबकि कुछ दूसरे जीन्स उसी क्रोमोसोम पर लूजली लिंक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। जैसे व्हाइट आई और मिनिएचर विंग वाले जीन्स के बीच 37.2% रिकॉम्बिनेशन था, फिगर 4.11। तो लिंकेज की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। हाँ, और मॉर्गन के ही एक छात्र एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जीन्स के बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उनकी फिजिकल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस क्रोमोसोम पर। हाँ, स्टूडेंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जीन्स के बीच की दूरी मापने के पैमाने की तरह इस्तेमाल किया और क्रोमोसोम पर उनकी रिलेटिव पोजीशन को मैप कर दिया। उन्होंने दुनिया का पहला जेनेटिक मैप बनाया। अरे वाह, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से जीन मैपिंग। जी, और आज ये जेनेटिक मैप्स जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। मेंडल ने जिन ट्रेट्स की बात की थी वो बड़े क्लियर कट थे, टॉल या डोस, येलो या ग्रीन। लेकिन अगर हम इंसानों में देखें तो हाइट या स्किन कलर जैसे ट्रेट्स ऐसे डिस्क्रीट नहीं होते, वो तो एक पूरी रेंज, एक ग्रेडियंट में दिखते हैं, है ना? बिल्कुल सही पॉइंट है, बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे होते हैं। तो इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है? क्या ये मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते? ये करते हैं, पर थोड़ा डिफरेंटली। ऐसे ट्रेड्स जो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में ना होकर एक कंटिन्यूस रेंज में फैले होते हैं, उन्हें अक्सर एक नहीं बल्कि 3 या उससे ज्यादा जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। 3 या ज्यादा जीन्स एक ट्रेट के लिए? हाँ, इन्हें पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं और इस तरह की इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें हर जीन का अपना छोटा क्यूमुलेटिव या एडिटिव इफेक्ट होता है। मतलब जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग एलील्स होंगे उतना ज्यादा वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा, और इसमें एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी काफी होता है। इसका कोई एग्जांपल? ह्यूमन स्किन कलर इसका क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए सिंप्लीफाइड मॉडल में 3 जीन ए, बी और सी स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। इनके डोमिनेंट फॉर्म्स ए, बी और सी डार्क मेलानिन प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं और रिसेसिव फॉर्म्स ए, बी और सी लाइट मेलानिन प्रोडक्शन को। ठीक है। तो जिस व्यक्ति का जीनोटाइप ए, बी, बी, सी होगा उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील्स हैं, तो उसकी स्किन सबसे डार्क होगी। जिसका जीनोटाइप ए, बी, बी, सी होगा उसकी स्किन सबसे लाइट होगी। और बीच वालों का, जैसे ए, बी, बी, सी, सी? डोमिनेंट और 3 रिसेसिव एलील्स हैं। इसमें हर डोमिनेंट एलील का प्रभाव जुड़ता जाता है। इफेक्ट इज एडिटिव। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स उतना गहरा रंग। इससे स्किन कलर की पूरी रेंज बन जाती है पॉपुलेशन में। ह्यूमन हाइट भी पॉलीजेनिक ट्रेट का अच्छा उदाहरण है। समझ गए। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। हाँ, अच्छा, अब एक फंडामेंटल सवाल पर आते हैं। जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा या फीमेल, ये कैसे तय होता है? हाँ, ये भी जेनेटिक्स की एक बड़ी पहेली थी। शुरुआती सुराग कीड़ों पर हुए साइटोलॉजिकल स्टडीज से मिले। हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1891 में कुछ कीड़ों में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान देखा कि 50% स्पर्म में एक खास न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जाती है और 50% में नहीं जाती। उन्होंने उसे एक्स बॉडी कहा। एक्स बॉडी? हाँ, बाद में पता चला कि वो एक्स क्रोमोसोम था। इसके आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म समझे गए। क्या अलग-अलग तरीके होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के? हाँ, कई तरीके हैं। जैसे बहुत से कीड़ों जैसे ग्रासहॉपर्स में एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक्सोटाइप? इसमें फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, XX, लेकिन मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं, एक्सो। तो मेल्स 2 तरह के स्पर्म बनाते हैं, आधे एक्स वाले, आधे बिना एक्स वाले, ओ। अगर एक्स वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करे तो फीमेल XX, और अगर ओ वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे तो मेल एक्सो बनता है। अच्छा, मेल में एक एक्स कम होता है। हाँ, फिर आता है XY टाइप, जो कई दूसरे कीड़ों और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में पाया जाता है। फिगर 4.12a-b। इसमें फीमेल्स XX होती हैं और मेल्स XY होते हैं। यहाँ मेल 2 तरह के स्पर्म बनाते हैं, X वाले और Y वाले। फीमेल एक ही तरह के एग,
एक्स वाले बनाती है। तो ह्यूमंस में XY टाइप है। जी हाँ, एक्सो और XY टाइप दोनों में मेल हेट्रोगैमेटी है, क्योंकि मेल 2 तरह के गैमीट्स बनाता है। और कोई टाइप? एक और है ZW टाइप, जो पक्षियों में मिलता है, फिगर 4.12C। इसमें उल्टा है, मेल्स ZZ होते हैं होमोगैमेटिक और फीमेल्स ZW होती हैं हेट्रोगैमेटिक। फीमेल्स 2 तरह के एग बनाती हैं, Z वाले और W वाले। मेल एक ही तरह के स्पर्म Z वाले बनाते हैं। यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन एग पर डिपेंड करता है। अरे, बर्ड्स में फीमेल डिसाइड्स द सेक्स। टेक्निकली यस, फीमेल हेट्रोगैमेटी है। तो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है डिटेल में? ह्यूमंस में जैसा बताया XY टाइप है। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इनमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। ठीक है। जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का है। फीमेल्स में ये XX होता है और मेल्स में XY होता है। तो जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस से 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम जाता है और 50% में Y क्रोमोसोम जाता है। 2 तरह के स्पर्म बनते हैं। और फीमेल में? फीमेल में ओवोजेनेसिस से जितने भी ओवम बनते हैं सब में X क्रोमोसोम ही होता है, क्योंकि फीमेल के पास तो हैं ही दोनों X। अच्छा। अब फर्टिलाइजेशन के समय अगर ओवम को X वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बनेगा XX, यानी बेबी गर्ल होगी। और अगर वाई वाले स्पर्म ने किया? अगर Y वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बनेगा XY, यानी बेबी बॉय होगा। तो इसका मतलब बच्चे का सेक्स पूरी तरह से स्पर्म पर डिपेंड करता है कि वो एक्स वाला है या वाई वाला। ओवम का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। बच्चे का लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम स्पर्म से आता है। हर प्रेगनेंसी में मेल या फीमेल बच्चे की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में आज भी कई जगह लड़कियों के जन्म के लिए महिलाओं को दोष दिया जाता है, जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत धारणा है वो। जेनेटिक बेसिस एकदम क्लियर है। क्या कोई और भी तरीका है सेक्स डिटर्मिनेशन का? हाँ, एक बहुत यूनिक सिस्टम मिलता है हनीबी में। इसे हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं, फिगर 4.13। हैप्लोडिप्लॉइडी, ये क्या है? इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम सेट्स की संख्या पर आधारित है। फर्टिलाइज्ड एग से जो स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है और डिप्लॉइड होता है, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं उससे हमेशा फीमेल बनती है, जो क्वीन या वर्कर हो सकती है। फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल, ठीक है। और जो एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है वो पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट से डेवलप होकर मेल ड्रोन बनाता है। ये मेल हैप्लॉइड होता है, सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स। अरे, मेल हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग से। हाँ, इसीलिए हनीबी मेल्स का कोई पिता फादर नहीं होता, पर नाना मैटरनल ग्रैंडफादर होता है। और वो बेटे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वो हैप्लॉइड स्पर्म नहीं बना सकते मियोसिस से, पर पोते पैदा कर सकते हैं थ्रू देयर डॉटर्स। ये तो बड़ा अजीब सिस्टम है। मेल्स में स्पर्म कैसे बनते हैं फिर? मियोसिस तो हो नहीं सकती। उनमें स्पर्म माइटोसिस से बनते हैं। अच्छा, माइटोसिस से। वाओ, जेनेटिक्स कितनी डाइवर्स है। हमने जीन्स की बात की, क्रोमोसोम्स की बात की। क्या इनमें कभी कोई सडन चेंज भी आ सकता है? डीएनए सीक्वेंस में? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। डीएनए सीक्वेंस में होने वाले किसी भी अचानक हेरिटेबल चेंज या ऑल्टरेशन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को बदल सकता है। रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन भी डीएनए में वेरिएशन लाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल देता है। म्यूटेशंस कितने तरह के हो सकते हैं? इन्हें कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्केल के आधार पर देखें तो एक होते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। इसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बड़े चेंजेस आते हैं, जैसे क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाना, डिलीशन या जुड़ जाना, इंसर्शन, ड्यूप्लिकेशन या उलट जाना, इन्वर्जन, या किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़ जाना, ट्रांसलोकेशन। ये बड़े पैमाने के म्यूटेशंस हैं। कैंसर कोशिकाओं में ये अक्सर देखे जाते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम लेवल पे चेंजेस। दूसरे होते हैं जीन म्यूटेशंस या पॉइंट म्यूटेशंस। इसमें डीएनए के एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है। सिर्फ एक बेस पेयर? हाँ, जैसे ए की जगह जी आ गया या टी की जगह सी आ गया। इसका क्लासिक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। इसमें बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडॉन में सिर्फ एक बेस चेंज होता है, GAG से GUG, जिससे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है और पूरी बीमारी हो जाती है। सिर्फ एक बेस बदलने से इतना बड़ा फर्क? हाँ, पॉइंट म्यूटेशंस में इंसर्शन या डिलीशन भी हो सकता है, सिंगल या फ्यू बेसिस का।
अगर ये इंसर्शन डिलीशन ऐसा हो कि पूरा रीडिंग फ्रेम ही शिफ्ट हो जाए तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इससे आगे के सारे कोडॉन्स गलत रीड होते हैं और प्रोटीन पूरी तरह बदल जाता है या बनता ही नहीं। ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस अक्सर ज्यादा सीवियर होते हैं। म्यूटेशंस स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एरर से, या फिर कुछ एक्सटर्नल एजेंट से इंड्यूस भी हो सकते हैं। एजेंट्स? कैसे एजेंट्स? जिन फिजिकल या केमिकल फैक्टर से म्यूटेशन रेट बढ़ जाता है उन्हें म्यूटाजेंस उत्परिवर्तजन कहते हैं। जैसे यूवी रेडिएशन एक पोटेंट म्यूटाजन है। कई केमिकल्स भी म्यूटाजेनिक होते हैं। ओके, तो म्यूटेशंस वेरिएशंस लाते हैं पर डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। एग्जैक्टली और यहीं से हम आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर। ह्यूमंस में इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को कैसे स्टडी करते हैं? हम उनमें कंट्रोल्ड क्रॉस तो नहीं करा सकते मेंडल की तरह? सही कहा। ह्यूमंस में जेनेटिक स्टडी करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। हाँ, इसमें हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट या डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस को फैमिली हिस्ट्री में ट्रेस करते हैं कई जनरेशंस तक। इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिंबल्स यूज करके फैमिली ट्री या पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है। फिगर 4.13। अच्छा, वो सिंबल्स वाले चार्ट्स, जैसे स्क्वायर मेल के लिए, सर्कल फीमेल के लिए। हाँ, वही। शेडेड सिंबल अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाता है, मेटिंग लाइन होती है, ऑफस्प्रिंग लाइन होती है। इस पेडिग्री को एनालाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव, ऑटोजोमल है, ऑटोजोम्स पर जीन है, या सेक्स लिंक्ड है, एक्स या वाई क्रोमोसोम पर जीन है। ये जेनेटिक काउंसलिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस से इनहेरिटेंस पैटर्न का पता चलता है। जी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं मेनली? ब्रॉडली हम इन्हें 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब? ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो सिंगल जीन में ऑल्टरेशन या म्यूटेशन के कारण होते हैं। इनका इनहेरिटेंस पैटर्न बिल्कुल मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोजोमल, सेक्स लिंक्ड को फॉलो करता है। इन्हें पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस किया जा सकता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स? कई हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। इसमें व्यक्ति रेड और ग्रीन कलर में ठीक से भेद नहीं कर पाता। ये पुरुषों में ज्यादा आम है, करीब 8%, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर वो डिफेक्टिव आ गया तो डिसऑर्डर हो जाता है। फीमेल्स में कैरियर स्टेट हेट्रोजाइगस पॉसिबल है। हाँ, सुना है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। हीमोफीलिया, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी एक प्रोटीन फैक्टर 8 या 9 में डिफेक्ट होता है। छोटी सी चोट लगने पर भी खून बहना बंद नहीं होता, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ये भी कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली पेडिग्री इसका फेमस एग्जाम्पल है। अच्छा, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, मतलब इसका जीन ऑटोसोम पर है और रिसेसिव है। एलील्स हैं HbA नॉर्मल और HbS सिकल सेल। होमोजाइगस रिसेसिव HbS में ये बीमारी दिखती है। हेट्रोजाइगस HbA-HbS लोग कैरियर होते हैं, उन्हें सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। वो जनरली नॉर्मल होते हैं पर लो ऑक्सीजन कंडीशन में माइल्ड सिम्टम्स दिखा सकते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें बीटा ग्लोबिन चेन की छठी पोजीशन पर पॉइंट म्यूटेशन GAG से GUG से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। इससे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बदल जाती है। लो ऑक्सीजन टेंशन में RBCs का शेप नॉर्मल डिस्क लाइक से बदलकर सिकल हंसिया जैसा हो जाता है। फिगर 4.15। ये सिकल शेप्ड सेल्स ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती हैं और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे अनीमिया होता है। ये हेटेरोजाइगोट्स को मलेरिया से प्रोटेक्शन भी देता है शायद? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। जिन एरियाज में मलेरिया कॉमन है वहां HbA-HbS हेटेरोजाइगोट्स को सिलेक्टिव एडवांटेज मिलता है मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम के अगेंस्ट। इसलिए इस अलील की फ्रीक्वेंसी वहां बनी रहती है। वाओ, ओके। और कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं? फिनाइल कीटोनूरिया PKU, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें एक एंजाइम फिनाइल एलाडीन हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है। ये एंजाइम फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा? फेनिलएलानाइन बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगता है और फिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरे डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रेन में जमा होकर मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। ये डेरिवेटिव्स यूरिन से भी निकलते हैं, जिससे इसका डिटेक्शन हो सकता है। इसे डाइट कंट्रोल से मैनेज किया जा सकता है अर्ली स्टेज में। अच्छा, डाइट कंट्रोल से। थैलेसीमिया, ये भी ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज है।
इसमें हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है या होता ही नहीं ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द जीन। इससे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और आरबीसीज जल्दी डिस्ट्रॉय होती हैं, लीडिंग टू क्रॉनिक एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया से अलग कैसे है? थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ग्लोबिन चेन बन ही कम रही है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। ग्लोबिन चेन बन तो रही है पर फंक्शनली डिफेक्टिव बन रही है। थैलेसीमिया दो तरह का हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा चेन अफेक्टेड, जीन ऑन क्रोमोसोम 16, और बीटा थैलेसीमिया, बीटा चेन अफेक्टेड, जीन ऑन क्रोमोसोम 11। ओके, तो ये थे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब दूसरे टाइप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब क्रोमोसोम की संख्या में या स्ट्रक्चर में कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाए। ये सिंगल जीन डिफेक्ट नहीं, बल्कि पूरे क्रोमोसोम या उसके बड़े हिस्से का मामला है। संख्या में गड़बड़ी कैसे? ये अक्सर सेल डिवीजन, मियोसिस के दौरान क्रोमैटिड्स के सेग्रीगेशन में फेलियर, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। इससे गमीट्स में क्रोमोसोम्स का गेन या लॉस हो जाता है। इस कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी? हाँ, जैसे हो सकता है कि किसी क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, ट्राइसोमी 2n+1, या एक कॉपी कम हो जाए, मोनोसोमी 2n-1। इसके एग्जाम्पल्स? डाउन सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी है। मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज होती हैं, टोटल 47 क्रोमोसोम्स। लैंगडन डाउन ने 1866 में इसे डिस्क्राइब किया था। इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं छोटा कद, छोटा गोल सिर, फरोड टंग, पार्शल ओपन माउथ, चौड़ी हथेली पर सिंगल पाम क्रीज, सिमियन क्रीज, और फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। फिगर 4.16, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी है। ये मेल्स में होता है जिनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, जीनोटाइप 47XXY। XXY, तो इसमें क्या होता है? ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, पर कुछ फेमिनिन फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे गायनाकोमास्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। टेस्टी स्मॉल होते हैं और ये इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं। फिगर 4.17A। अच्छा। टर्नर सिंड्रोम, ये भी सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी है, पर ये फीमेल्स में होती हैं, जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जीनोटाइप 45X0। सिर्फ एक एक्स? हाँ। तो ऐसी फीमेल स्टेराइल होती हैं क्योंकि ओवरीज रूडिमेंट्री अविकसित होती हैं। उनमें अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की भी कमी होती है। फिगर 4.17B। तो ये एन्यूप्लॉइडी के उदाहरण थे। हाँ, एक और तरह की क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी है पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ जाता है, जैसे 3n, 4n। ये अक्सर सेल डिवीजन में टेलोफेज के बाद साइटोकिनेसिस फेल होने से होता है। ये एनिमल्स में रेयर है, पर प्लांट्स में काफी कॉमन है और नई प्लांट वैरायटीज बनाने में यूज होता है। वाओ, जेनेटिक्स और डिसऑर्डर्स का ये पूरा स्पेक्ट्रम कितना वास्ट है। तो आज हमने वंशागति यानी इनहेरिटेंस और विविधता यानी वेरिएशन के कोर प्रिंसिपल्स को काफी डिटेल में समझा। मेंडल के नियमों से शुरू करके उनके डिविएशंस, फिर जीन्स और क्रोमोसोम्स का गहरा कनेक्शन, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के तरीके, म्यूटेशन के कंसेप्ट्स और आखिर में ह्यूमंस में होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स तक, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल दोनों। हाँ, हमने काफी ग्राउंड कवर किया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और जेनेटिक्स की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की नींव रखते हैं। नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स को खास ध्यान देना चाहिए? नीट के लिए ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ की एरिया जरूर फोकस करने चाहिए। सबसे पहले मेंडल के तीनों लॉज, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, DSI, और उनके मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज 3.1, 1211, 9331 एकदम क्लियर होने चाहिए। टेस्ट क्रॉस का प्रिंसिपल भी। ठीक है, मेंडल्स लॉज एंड रेशियोज। फिर डिविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्नैपड्रैगन वाला एग्जाम्पल 1:1 रेशियो, और कोडोमिनेंस, ABO ब्लड ग्रुप्स। ABO ब्लड ग्रुप्स मल्टीपल एलील्स का भी उदाहरण है, तो IA, IB, I एलील्स का इंटरैक्शन और रिजल्टिंग ब्लड ग्रुप्स पता होने चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स। हाँ। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, सटन और बोवेरी का कंट्रीब्यूशन,
लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया और टीएच मॉर्गन का ड्रोसोफिला पर काम और उनका कंट्रीब्यूशन, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जीन मैपिंग का बेसिस जरूर याद रखें। क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन, गॉट इट। विभिन्न सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म्स, एक्सओ, XY, ZW, हैप्लोडिप्लॉइडी इन हनी बी के एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ह्यूमंस का XY सिस्टम डिटेल में। सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म्स, ठीक है। म्यूटेशंस के टाइप्स का बेसिक आइडिया, पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल एबरेशंस, म्यूटेशंस, और हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पार्ट बहुत क्रूशल है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, PKU, थैलेसीमिया, इनके मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट, रिसेसिव और की सिम्टम्स कॉज पता होने चाहिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन्स, क्लाइनफेल्टर्स, टर्नर सिंड्रोम्स, इनके क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन e.g. ट्राइसोमी 21, XXY, X0 और मेन फीचर्स याद रखने हैं। मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, सिम्टम्स एंड कॉजेज, पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स और सिंपल पेडिग्रीज को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक पैटर्न पहचानना। पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। ये सब तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सिद्धांत सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को, अपने आसपास की बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, यहाँ तक कि एवोल्यूशन को और आज की कटिंग एज जेनेटिक टेक्नोलॉजीज जैसे जीन एडिटिंग को समझने के लिए भी फंडामेंटल है ना? बिल्कुल। जेनेटिक्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करती है। अगली बार जब आप अपने परिवार में देखें किसकी आंखें किसके जैसी हैं या किसकी हाइट कितनी है, तो जरा इन सिद्धांतों के बारे में सोचिएगा। कैसे ये टाइनी मॉलिक्यूल्स, जीन्स इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करते हैं, और कैसे उनमें आई छोटे से चेंज से इतना फर्क पड़ सकता है। यही तो जेनेटिक्स का जादू है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।